नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का चंपावत दौरा, 43 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में साबित होगी मील का पत्थर। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया कॉर्बेट वाटरफॉल का शुभारंभ। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। बोले, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता। डोईवाला के वहानियावाला में स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में लगी आग। प्रिंसिपल ऑफिस और रिकॉर्ड रूम को लिया चपेट में। छात्र नहीं होने से टला बड़ा हादसा। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का विजरानी जोन। पर्यटन सीजन का औपचारिक आगाज। जंगल सफारी के लिए पहुंची सैलानियों की भीड़। दीपावली पर्व को लेकर नैनीताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बाजारों में घूमकर चलाया सघन चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। आधार कार्ड भी किए गए चेक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा चंपावत के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जनपद चंपावत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 5137.18 लाख की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 6886.76 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत में विकास की यह गति आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनका कार्य समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। आज चंपावत जनपद की 43 योजनाएं, इसमें लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। और ये सभी योजनाएं अलग अलग सेक्टरों की हैं। अलग अलग सड़कों से लेकर पानी, बिजली, स्कूल, अवस्थापना सुविधाएं और इनके बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के भी काम जो है जल्दी पूरे होंगे। अनेक काम चंपावत जनपद में आगे बढ़ रहे हैं और अनेक घोषणाएं हैं, जिन घोषणाओं के लिए अलग से जिलाधिकारी और शासन के जो घोषणा सेल वाले लोग हैं वो अलग से बैठक भी करेंगे, जिससे कि सभी घोषणाएं धरातल पर उतरें। जो आवश्यकताएं हैं और जहाँ काम की आवश्यकता है सभी काम तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। नैनीताल के रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन के दौरान उस समय हंगामा मचा जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तीखी बहस हो गई। मामला तब और बिगड़ गया जब एक पत्रकार के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की, उनका फोन और माइक छीन लिया और रिकॉर्ड की गई वीडियो भी डिलीट कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय मीडिया कर्मियों में गहरा आक्रोश है। बिल्कुल, आज उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीर मदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहां उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडिया कर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और फिर उसके बाद जो है बाहर ले जाकर के भी उन्होंने उनका मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद उसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगे और पूरा वीडियो उन्होंने ये देखने की कोशिश की मोबाइल खोल के कि कहीं वीडियो तो नहीं भेजा उन्होंने हमारे रिकॉर्डिंग का, और उन्होंने अभद्रता करनी चालू कर दी और गाली गलौज और काफी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। आपके साथ भी अभद्रता की गई? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं भी गया था, थोड़ा सा अभद्रता मैंने देखा कि जब
बीच बचाव मैंने भी करने का प्रयास किया, तो मेरे साथ भी उन्होंने जो है काफी अभद्र शब्दों का प्रयोग जैसा करना शुरू किया। तभी उस दौरान जो है कुछ लोगों ने उन्हीं के बीच में जो है फिर किसी तरह से हम बच पाए हैं। चार बंधु के द्वारा हमें तहरीर प्राप्त हुई है कि यूपीडी के सम्मेलन में उनके साथ कुछ छीना झपटी और इस तरह की कोई घटना हुई है। उस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज अंतर्गत नया गांव स्थित कॉर्बेट वाटरफॉल का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक आधारित पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट वाटरफॉल एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जहां पर्यटकों को उत्तम सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे वन विभाग की आय में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी आर्थिक लाभ मिलेगा। पालिका अध्यक्ष रेखा ने नैनीताल रोड में खाली पड़ी वन भूमि में जंगल बनाने की मांग की। कॉर्बेट फॉल की जो से शुरुआत हुई है सीजन की, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही था भारत सरकार का कि हम इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह नौजवानों के रोजगार दे सकें और रोजगार देने के साथ साथ आम आदमी को जो हमारी नैसर्गिक सुंदरता है जो नेचर ने हमें दी है, जो झरने हो, खूबसूरत वन हो, हमारे यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हो, जो आज हमारे यहाँ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार भी है। तो उसी इको टूरिज्म के माध्यम से हमने देखा कि 80-20 के रेशियो में हम लोगों ने इको डेवलपमेंट कमेटी बना करके नौजवानों को रोजगार देने का निर्णय लिया था। और इससे खुद में आगे कि जब जंगलों से आपकी आजीविका जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं जंगलों को बचाना भी लोग अपना फर्ज समझेंगे। कि आज जिससे मैंने कहा कि उत्तराखंड में इस खासकर कुमाऊं एरिया में अगर आप देखेंगे कॉर्बेट लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करता है। तो इस तरह और हमने 4 नए गेट खोले भी हैं पिछले 3 वर्षों में और भविष्य में हमारे और भी कुछ गेट खोलने की योजना है। वहीं दशहरे के अवसर पर थराली विधानसभा के सैन्य बाहुल्य क्षेत्र सवाल गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने बताया कि यह मांग वर्षों से लंबित थी और इसके लिए भूमि चयन सहित सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थी। विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान क्षेत्र में आए लोकप्रिय सांसद अनिल वलूनी ने इस दिशा में प्रयास करने का आश्वासन दिया था। उनका प्रयास सफल रहा और अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। विधायक टमटा ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल वलूनी का आभार जताया। मेरी विधानसभा थराली में जो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है सवाड़ गांव, और विगत कई सालों से वहां पर केंद्रीय विद्यालय की जो मांग थी और वहां पर उन्होंने आधारभूत बहुत सारे कार्य और तमाम ज़मीन से लेकर के सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद जी चुनाव के समय पर वहां पर आए थे, उनके द्वारा घोषणा बताया गया था कि मैं जल्दी ही इसमें प्रयास करूंगा। और उनके द्वारा अभी दशहरे के टाइम पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति जारी की गई, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में एक खुशी का माहौल था। और मेरे साथ एक मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल, गांव के लोग और जो लोग इस मुहिम में लगे हुए थे, उनके साथ हम माननीय सांसद जी के पास गए और उनका धन्यवाद किया। वहीं हल्द्वानी में नगर निगम हल्द्वानी के नवनियुक्त नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद साफ शब्दों में कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नगर निगम का मूल कार्य साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुचारू रखना है और इन सभी मोर्चों पर तेजी से काम किया जाएगा। आयुक्त वर्मा ने कहा कि हल्द्वानी शहर की प्रमुख चुनौतियों में क्रैचिंग ग्राउंड की समस्या और वेंडिंग जोन का अभाव है। उन्होंने कहा कि क्रैचिंग ग्राउंड की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शहर में वेंडिंग जोन को चिन्हित कर व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा ताकि अतिक्रमण की समस्या से निपटा जा सके। MNA ने बताया कि छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा जिससे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम हो सके। नगर निगम को मिलने वाली जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी आयुक्त ने विशेष जोर दिया।
नगर निगम का मुख्य तो साफ सफाई का कार्य है। कूड़ा निस्तारण के साथ साथ स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखना और जो हमारी सफाई व्यवस्था है इसको और बेहतर करना, ये हमारे प्राथमिकता में प्रयास रहेंगे। जो मुख्य चैलेंजेस हैं, हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है, इसके अलावा वेंडिंग जोन है, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसका समाधान हो और साथ ही कुछ वेंडिंग जोन चिन्हित हों और छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग इत्यादि बनाने का ये भी प्रयास किया जाएगा। और जो हम पब्लिक की शिकायतें यहाँ पर नगर निगम में हमें प्राप्त होती हैं उसका समय पर निस्तारण हो और उसकी पेंडेंसी ना रहे, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, ताकि जो शिकायत यहाँ पे पब्लिक द्वारा फोन्स पे या टोल फ्री नंबर पे की जा रही है, अगर उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि उनको यथा समय पे निस्तारित कर दिया जाए। हरिद्वार जिले में नए मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ललित नारायण मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। विकास भवन पहुंचकर के उन्होंने औपचारिक रूप से चार्ज ग्रहण किया, जिसके बाद वे डीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। विकास भवन में अधिकारी और कर्मचारियों ने नए सीडीओ का गर्मजोशी से स्वागत किया। सीनियर पीसीएस अधिकारी ललित नारायण मिश्र इससे पहले भी हरिद्वार जिले में अहम प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। चार्ज संभालने के बाद सीडीओ ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मनरेगा, यूसीसी रजिस्ट्रेशन और अन्य विकास योजनाओं को गति देने की होगी। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी स्कीम्स चल रही हैं और मनरेगा को फोकस करने का प्लान रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर करने का प्रयास रहेगा और यूसीसी का जो अभी इनरोलमेंट चल रहा है उसमें प्रगति लाने का प्रयास रहेगा। जो भी एनजीओज़ हैं और जो हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हम इनवाइट करते हैं। हल्द्वानी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के नेतृत्व में सरकार द्वारा हल्द्वानी शहर की जमीनों के बढ़ाए गए सर्किल रेट के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से जल्द बढ़ाई गई सर्किल रेट वापस लेने की मांग की गई। ललित जोशी ने कहा कि सरकार ने 400 गुना सर्किल रेट बढ़ाए हैं, इससे महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। गरीब व्यक्ति के रोटी, कपड़ा, मकान वाली जरूरी सुविधाएं उनसे दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अपनी इस फैसले को रोल बैंक नहीं लेती है तो यथाशीघ्र एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखो, इससे भयानक महंगाई बढ़ेगी, लोगों का रोटी, कपड़ा और मकान का सपना खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये कौन सा तरीका है कि आप 400 गुना टैक्स बढ़ा दोगे भाई? ये क्या तरीका है? ये तो एक छोटा सा आदमी होगा, वो ले ही नहीं पाएगा। जो अपनी इनकम टैक्स 5 लाख भरता है, कोई भी आदमी, बच्चा होगा तो मैं नहीं कह सकता, कोई आदमी कोई बता दे मुझे, एक बिल्कुल कोने से कोने पर भी चले जाए, वो यहाँ पर जो है मकान अपना अगर बनाएगा तो 15-20 लाख रुपए से नीचे का जो है वो खरीद ही नहीं सकता आज के दिन में हल्द्वानी में। अब उसकी सरकारी कीमत अगर आप जो 1 लाख थी उसको तुम 8 लाख कर दोगे और टैक्स देता है वो 5 लाख का, तो 8 लाख का प्लॉट कैसे खरीदेगा? ये बेतुका सा है, ये निर्णय बेतुका सा है। इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे, इससे रोजगार प्रभावित होगा। सलाह मेरी ये है उन अधिकारियों को, देखो मेरा अनुरोध है, सरकार से भी विरोध नहीं कर रहा, अनुरोध है कि आप इसको ठीक करो। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डोईवाला के भानियावाला स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग ने प्रिंसिपल ऑफिस और रिकॉर्ड रूम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में कंप्यूटर, दस्तावेज और कई जरूरी रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग की यह घटना सुबह करीब 5:15 पर हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का पता भी नहीं चल सका, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह आग मानी जा रही है। सौभाग्य से आग लगने के समय स्कूल में कोई भी विद्यार्थी या स्टाफ मौजूद नहीं था। एहतियातन छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में आज अवकाश घोषित किया गया। स्पष्ट अभी कुछ पता नहीं है क्यों लगी, लेकिन सुबह लगभग 5:30 बजे मुझे सूचना मिली कि हमारे ऑफिस में, अकाउंट ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस में आग लग गई है। तो तुरंत मैंने उस समय फायर ब्रिगेड को कॉल किया और स्कूल द्वारा पहले भी जो पड़ोसी थे उनकी सहायता से भी फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था हमने, और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। और फायर ब्रिगेड ने पूरी कोशिश करी कि आग बुझाने की, और उन्होंने भी मौके पर जितनी हो सकती थी आग उन्होंने बुझा ली। क्या नुकसान? तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट तो हमने निकाल लिए हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स तो निकाल लिए हैं, लेकिन अब बाद में हमको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत कम समय हुआ है, तब अभी ये पता नहीं। लेकिन कंप्यूटर जैसे हमारे हैं वो जल गए हैं कंप्यूटर, और बाकी कुछ चीज़ें हैं हमारी ऑफिस में जो रखी थी चीज़ें, स्टेशनरी आइटम है वो जल गया है हमारा। देहरादून जिले में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर तहसील स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई के तहत तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम सेलाकुई के ईस्ट होप टाउन पहुंची, जहां टीम ने लेखपाल मेजर चौहान द्वारा चिन्हित अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर करीब 10 बीघा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। उसमें हमने एसडीएम कंसर्न को निर्देशित कर दिया है कि कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगले 10 दिवसों में वो हमारे तहसीलदार की अध्यक्षता में स्वयं जाकर या तो जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्वस्त करवाएंगे, और यदि उनके पास कोई कागजात हैं तो उनसे कागजात ड्यू नोटिस देकर कागजात प्राप्त कर लेंगे, और इसमें फिर हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर उसके अनुसार कार्रवाई की। इसमें वैसे कंसर्न डिपार्टमेंट से बेटर होगा पूछना, लेकिन ये जो क्षेत्रीय कंसर्न है इसको हम कलियर में बुधवार की रात वन विभाग की कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मच गया। कलियर में 2 अलग अलग जगहों से वन विभाग की टीम को कागजों की पूर्ति न होने पर माल को जब्त कर धनोरी वन चौकी ले जाया गया। इस दौरान रेंजर बिना राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग को सूचना मिली कि वन माफियों द्वारा बिना परमिशन, बिना वाहन पास के कटहल के हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया, जिसको लेकर 2 टीमों का गठन किया गया। कलियर मौके पर पहुंची टीम द्वारा कागजात के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान वन विभाग की टीम को कागजात नहीं दिखा पाए। उन्होंने बताया कि माफियों द्वारा कटहल के लगभग 10 पेड़ों को काटा गया, जिस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बरसात के बाद जैसी बरसात कम हुई है तो कुछ माफिया लोग जो आदतन बगैर परमिशन के
बगैर अभियान पास के लकड़ी काटने का निजी कास्ट में से आदि हैं, उसी के मद्देनज़र देखते हुए आज जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ माफिया लोगों ने ये कटहल के पेड़ काटे गए हैं, उसी को हमने 2 टीमें बनाई गई, एक सुरक्षा बल की जो हमारे एसडीओ साहब के अंडर में काम करती है और एक मेरी खुद की टीम थी जिसमें हम लोग शिकायत के आधार पर पहुंचे। इनसे हमने जो जावेद की टाल है उन 9/7 की, उससे कागजात पूछे गए, उसके पास उसने कोई कागजात नहीं दिखा पाया, इसलिए सुसंगत धाराओं में हम इसको जब्त करके धनौरी चौकी ले जा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले जनपद हरिद्वार के तमाम राशन डीलरों ने मोर्चा खोलते हुए एक प्रेस वार्ता कर अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी तेजवल सिंह जिले के राशन डीलरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनसे 1 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके चलते डीलरों ने हाई कोर्ट में जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ एक याचिका भी डाली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राशन डीलरों के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद सभी डीलरों ने डीएसओ के खिलाफ अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि अगर तेजवल का ट्रांसफर नहीं होता है तो हरिद्वार जिले के राशन डीलर जिला पूर्ति अधिकारी तेजवल सिंह के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे यहाँ जो डीएसओ साहब हैं, एआरओ सनवाल हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है दुकानदारों को। आप ये लगा लो, अभी हमारा कोरोना काल का पैसा आया था, उसमें इसने 20 से 25% हमारे से वसूला है। जिस दुकानदार नहीं देता है उसे धमकाता है, उसे कहता है कि तेरे 3/7 का मुकदमा करूँगा, दुकान कैंसिल करूँगा, और इसकी एवज में फिर 1 लाख रुपए वसूल करता है। मेरा कहना यह है, इसके बाद हम जो है इसकी शिकायत ले गए फोनई साहब के पास हो गए, सचिव साहब के, इसके बाद हम डीएम साहब के पास गए, लेकिन हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लास्ट में आके हम परेशान हो गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी जांच कर इसे यहाँ से हटा जा। देवभूमि उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि यहाँ देव समानी सब अधिकारी हमें, जो यहाँ भ्रष्टाचार मचाया गया और जो भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, और आज की तारीख में भी जो पैसा आया हुआ है वो बंदर बांट कर दिया गया। अभी भी हमारे ब्लॉक नारसन का पैसा नहीं डाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ भी मतलब घालमेल होने की संभावना व्यक्त की जा रही, इसलिए ये पैसा हमारा नहीं आ पा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी यहाँ अधिकारी वो ईमानदारी से काम करें, राशन डीलर का दर्द समझें, उनको इतना हलाल ना करें कि उनको पैसा दिया जा। हम पैसा देने में असमर्थ हैं। अवैध वसूली जो है ये रोकी जाएगी और रुकेगी। राशन डीलर एकता जिंदाबाद है और हम इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे और आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 6 जून 2025 को वक्फ पोर्टल का निर्माण किया गया था। पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और निगरानी 3 चरणों चेकर, मेकर और अप्रूवल में किया जा रहा है। हालांकि कुछ शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ लोग अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं करवा रहे या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। लेकिन लगातार हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और लोगों से, तमाम लोगों से, मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पोर्टल्स के माध्यम से भी हम लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको वक्फ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। उसको हमने 3 चरण में लिया है, चेकर, मेकर और अप्रूवर। और वही अक्टूबर के महीने में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के पर्वतीय जिले जैसे कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में हल्की बारिश के आसार हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अधिकतम स्थानों पर मौसम सामान्य रहेगा और प्रदेश का न्यूनतम व अधिकतम तापमान भी सामान्य रहने की संभावना है। ठंड को लेकर भी अभी कुछ दिनों तक सामान्य परिस्थितियां ही देखने को मिलेंगी।
16-17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और जो है तापमान की बात करें तो इस समय जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और आगे जो है धीरे धीरे देखेंगे कि तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर्स में गिरावट तो आएगी मैक्सिमम मिनिमम में, लेकिन जो है ये सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है अगले जो है 5 से 7 दिनों की बात करें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।